24 न्यूज साथ में आप लोगों को सुस्वागत। जी हाँ, तुर्की में चुनाव नजदीक है और उनकी 20 साल पुरानी सत्ता दांव पर लगी है, लेकिन संकट के दौर में देश में एकता बनाए रखने की एर्दोगान की अपील अनसुनी कर दी गई है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने माना है कि राहत कार्य में कमी रही है, लेकिन भूकंप प्रभावित एक इलाका का दौरा करते वक्त उन्होंने इसके लिए नियति को दोष दिया है। उन्होंने कहा ऐसी चीजों पहले भी हुई है, ये नियति का योजना का हिस्सा है। तुर्की में ऐसा भयावह भूकंप 1939 के बाद नहीं आया था। 6 दिन पहले आए भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी। पहले 7.8 और 4.17 की तीव्रता के 2 झटके आए। इसका बाद भी एक के बाद 7.5 तीव्रता का कई झटके आए। तुर्की के 81 प्रांत में से 10 प्रांत जबरदस्त भूकंप का शिकार हुआ है। इन इलाकों में व्यापक राहत ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन भूकंप आने का बाद राहत की तैयारी में थोड़ा समय लगा और कहीं गांव तक तो लोगों पहुंच भी नहीं पाए। शुरुआती देरी के बाद 30,000 पेशेवर राहत कर्मी और स्वयंसेवक राहत कार्यों का अंजाम देने के लिए जुटे हैं। इनमें दूसरे देशों से आए राहत कर्मियों का भी टीम थी। भूकंप से 6,000 इमारत ध्वस्त हो गया है। तुर्की की डिजास्टर अथॉरिटी के कई कर्मचारी खुद भूकंप में फंस गया था। राहत कार्य के लिहाज से भूकंप के बाद शुरुआती कुछ घंटे बेहद अहम थे, लेकिन सड़कें टूट चुकी थी। इस वजह से प्रभावित इलाकों में राहत कर्मियों को पहुंचना में 2 से 3 घंटा लग गया। तुर्की में भूकंप आते रहे हैं, लेकिन इस बार के भूकंप के बाद स्वयं सेवकों को प्रमुख राहत टीम का संस्थापक का कहना था कि इस बार राहत ऑपरेशन में राजनीति आड़े आ रही है। 1999 में आए एक बड़े भूकंप के बाद सेना ने राहत ऑपरेशन चलाया था, लेकिन एर्दोगान ने तुर्की में सेना की ताकत कम करने की कोशिश की है। राहत टीम अकुत फाउंडेशन के संस्थापक नसू मारूफी का कहना है पूरी दुनिया में सबसे संगठित और लॉजिस्टिक से बेहतरीन तरीका से लेस संगठन सेना ही हुआ करती है। उनके पास बेशुमार संस्थान होता है, इसलिए आप इस तरह की आपदाओं में सेना का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार कमान तुर्की की सिविल डिजास्टर अथॉरिटी के पास है। इसके 10 से 15,000 कर्मचारी अकुत जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अकुत के पास 3,000 स्वयंसेवक है। मारूकी कहता है कि इस बार राहत कार्य का दायरा 1999 से भी बड़ा होगा, लेकिन सेना को राहत कार्यों से बाहर रखने की योजना की वजह से इसे शुरू करने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार करना पड़ा है। इसी वजह से राहत और लोगों को तलाशने का काम में देरी हुई। राष्ट्रपति एर्दोगान ने माना है कि भूकंप में फंसे लोगों की तलाशी का काम उतनी तेजी से नहीं हो सका जितनी तेजी से सरकार चाहती थी, लेकिन उनके मुताबिक तुर्की में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी तलाशी और बचाव टीम काम कर रही है। पिछले कई सालों से तुर्की में लोगों को बड़े भूकंप आने की चेतावनी दी जाती थी, लेकिन बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि ये ईस्ट इटालियन फॉल्ट से लगे इलाका में आएगा, जो पूरी दक्षिण पूर्वी तुर्की में फैला हुआ है, क्योंकि अब तक बड़े भूकंप उत्तरी फील्ड में आए थे। लेकिन जब जनवरी 2020 के सोमवार को मौजूदा भूकंप का केंद्र के उत्तर पूर्व में बसे इलाजिंग में भूकंप आया था, तो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर नासी गरूर का इस जोखिम का एहसास हुआ था। उन्होंने उस वक्त आदि यमन और कहरमानसर शहर में भूकंप की आशंका जताई थी। तुर्की भूकंप रोधी निर्माण का एक प्रमुख इंजीनियर प्रोफेसर मुस्तफा इदरिक का कहना है कि मकान बनाने के लिए जो नियम बना है उनके मुताबिक निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए मरने वाले की तादाद अधिक है। उन्होंने बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के अध्यक्षता और अज्ञानता को दोषी ठहराया। उन्होंने पत्रकार को बताया, हमें भूकंप में नुकसान की आशंका रहती है, लेकिन इस तरह का नुकसान नहीं होने दे सकता। भूकंप की वजह से मकानों को फ्लोर एक के ऊपर एक चढ़ गया है, जैसे कोई पैनकेक हो है। वो कहता है ऐसा विध्वस्त और इतनी बड़ी तादाद में मौतों रोकी जा सकती है। तुर्की में 2018 का नए नियमों के मुताबिक उच्च क्वालिटी का कंक्रीट में रिल्ड स्टील बार का इस्तेमाल करने का कहा गया था। नियमों के मुताबिक उत्तरधार और क्षेत्रीय भीमों की इस तरह खड़ा किया जाना चाहिए जिससे वो भूकंप को झटके सह सके। प्रोफेसर इदरी का कहना है कि अगर इन नियमों का पालन किया जाता तो मकानों का बीम बरकरार होते, जो दरारें आती वो बीम तक ही सीमित होती, लेकिन नियमों का पालन किए बगैर मकान बनाया जाने का उनके पिलर
बह गए और बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ। हालांकि कानून मंत्री ने कहा कि बिल्डिंग निर्माण में हुए अनियमितताओं को दोषियों को खिलाफ कार्रवाई होगी। तुर्की में विपक्ष सीएचपी पार्टी का नेता कमाल किलिदोरगुलू कहता है एर्दोगान को सत्ता में आए 20 साल हो गया है, लेकिन उन्होंने देश का भूकंप की भयावहता झेलने के लिए तैयार नहीं किया। अब यहाँ 1999 का भूकंप का बाद भूकंप सॉलिडारिटी टैक्स में वसूली गई बड़ी रकम में इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इस रकम का इस्तेमाल भूकंप रोधी मकानों को निर्माण में होना था। इसके अलावा मोबाइल फोन, रेडियो और टीवी ऑपरेटर से वसूले गए 88 अरब लीरा का टैक्स को इस्तेमाल पर भी सवाल उठ रहा है। पूछा जा रहा है कि यह रकम कहाँ गया। 2 साल पहले इस टैक्स में 10% का इजाफा भी किया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक ये नहीं बताया है कि यह पैसा कहाँ खर्च हुआ। बिल्डिंग निर्माण में अनियमितता करने वालों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम में भी लाए गए थे। इसमें जुर्माने के तौर पर अरबों लीरा जमा हुए थे, लेकिन जब 2019 में इस्तांबुल में एक बिल्डिंग गिर गया और 21 लोग मारे गए थे, तो सिविल इंजीनियरिंग के चेंबर के प्रमुख ने कहा था कि एमनेस्टी स्कीम तुर्की का शहर को कब्रगाह में बदल देंगे। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का पेलन पिनर गिरितालू अगलू ने पत्रकारों को बताया, इस बार का भूकंप में जो इमारत गिरी उसमें इस एमनेस्टी स्कीम का तहत दी गई छूट की बड़ा हाथ रहा है। प्रोफेसर इद्रिक कहता है, हम पिछले 23 साल से इस्तांबुल में इस तरह का भूकंप की आशंका जाहिर कर रहे थे, लिहाजा आप देश का नीति निर्माण में लगे लोगों का एक साथ मिलकर ऐसा माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो भूकंप का मुकाबला कर सके। भाई 10 का रिपोर्ट मिशन 2024।